चलिए, तो अब हमें अपना दूसरा ऑपरेशन देख लेना चाहिए। पहला वाला हमने जो ऑपरेशन पढ़ा था वो कौन सा था, यूनियन का, संघ हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो ऑपरेशन है सेकंड नंबर का वो है इंटरसेक्शन, जिसे हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तो यूनियन को देखें आप इस तरीके से डिनोट करते थे, तो इसी का आप उल्टा कर देंगे तो वो किसका सिंबल हो जाएगा, इंटरसेक्शन का। ठीक है, ये वाला जो सिंबल हो जाएगा बच्चों वो किसका होगा, इंटरसेक्शन का, सर्वनिष्ठ का। तो अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। पहली बात तो ए इंटरसेक्शन बी, सही है। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट होगा। मतलब यहाँ पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम संक्रिया लगा रहे हैं, उसको लगाने के बाद भी जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो एक समुच्चय ही होगा, वो एक सेट ही होगा। तो कैसा सेट होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों, यानी कि ए और बी दोनों में कॉमन होने चाहिए। ध्यान देना, फिर से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। वो वाले एलिमेंट्स जो कि ए में भी विद्यमान हो और बी में भी विद्यमान हो, वो ए इंटरसेक्शन बी में काउंट किए जाएंगे। सही है, तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है। पहले हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की, उसके बाद डेफिनेशन वाइज हम ये बोल सकते हैं दैट इट इज अ सेट विच रिप्रेजेंट्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ऐसे अवयव जो ए तथा बी दोनों में ही विद्यमान हो, उन्हें ए इंटरसेक्शन बी का भाग माना जाएगा। ठीक है, आओ एग्जाम्पल देखते हैं। हैशटैग एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि एक सेट है मेरे पास ए, और सेट ए में एलिमेंट हैं MATH। सही है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं MATH, और दूसरा सेट ले लेते हैं बी जिसके एलिमेंट्स हैं MAGIC। ठीक है, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव इस प्रकार से लिखे गए हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि ए और एम ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी मौजूद हैं और सेट बी में भी मौजूद हैं। ए और एम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट दे आर कॉमन टू बोथ द सेट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो ए और एम है वो ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट में आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए और एम। सही है, तो अगर एक सेट ए और दूसरा सेट बी इस तरीके से दिए गए हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से लिखा जाएगा। वहीं अगर आपसे बोला जाए कि इनका यूनियन क्या होगा, तो अब मेरे ख्याल से आप यूनियन लिख पाने में कंफर्टेबल हो जाने चाहिए हो। अगर सेट ए ऐसा है और सेट बी ऐसा है तो ए यूनियन बी में हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो। तो हम बोलेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, एम ए ये तो दोनों में ही है, और दूसरा टी एच ये किस में है, ए में है, और जी आई सी ये किस में है, बी में है। तो अगर सेट ए ऐसे है और सेट बी ऐसे है तो ध्यान से देख लेना, ए यूनियन बी ये होगा और ए इंटरसेक्शन बी ये होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी पे हम यहाँ पर जोर मार रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि केवल वो वाले एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट होते हैं जो कि दोनों में ही कॉमन हो। सही है, बहुत ही चिटपुटिया बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो ये हमने क्या देखा, इसका एग्जाम्पल देखा। अब अगर इसी को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, किसको, इस ऑपरेशन को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो आप ये बोल सकते हैं या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी बराबर ऐसे एलिमेंट्स का सेट सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। समझ में आ रहा है? अगर इसी चीज को मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख देंगे a इंटरसेक्शन बी बराबर ऐसे अवयवों का समुच्चय इस प्रकार से कि वो अवयव ए में भी होना चाहिए और
वो अवयव बी में भी होना चाहिए। ध्यान से देखो, इस और शब्द पे बहुत ज्यादा जोर मार रहा हूं मैं, एंड। ठीक है, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या मीनिंग है, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार से होंगे कि वो ए में भी बिलोंग कर रहे होंगे एंड वो बी में भी बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब वो ए में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और बी में भी, मतलब दोनों के लिए ही कॉमन है। बीच में हमने एंड लिखा है और लिखा है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अब हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और, उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना, सही है, वरना यूनियन और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ पांडु लोगों के लिए सेम हो जाएगा। तो ये हमने दूसरा पॉइंट कंसिडर किया। पहले तो हमने एग्जांपल देख लिया और फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग, इस एग्जांपल के करस्पॉन्डिंग अगर मेरे को वेन डायग्राम बनाना हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कि सर्कल्स बनाने हैं, और वो सर्कल्स कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग। वो सर्कल्स कैसे होंगे, प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। प्रतिच्छेद जिस भाग में कर रहे हैं उस भाग में कौन से अवयव आएंगे जो कि दोनों के लिए कॉमन है, तो दोनों के लिए कॉमन कौन है, ए और एम। देखो यहां पे हमने लिख रखा है। उसके बाद हम बोलेंगे कि अगर ये समुच्चय ए को प्रदर्शित कर रहा है और ये समुच्चय बी को प्रदर्शित कर रहा है, तो ए में ए और एम के अलावा कौन कौन है, टी और एच, तो टी और एच को यहां पे लिख दें। इसी तरीके से अगर ये सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेट बी में ए और एम के अलावा कौन है, जी, आई एंड सी। सही है, तो इस एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग जो वेन डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा। ये तो हमने सेट्स का वेन डायग्राम बनाया ना, सेट ए और सेट बी को। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ रहा है, ध्यान से देखो, ए और एम। तो अगर मुझे शेड करना होगा तो मैं बोलूंगा कि ये वाला पार्ट है जिसमें ए और एम आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इन जनरल अगर दो सेट्स इस तरीके से हैं, सेट ए और सेट बी, इन जनरल अगर दो सेट्स इस तरीके से हैं, सेट ए और सेट बी, तो इनका जो इंटरसेक्शन है उसके अलोंग जो शेडेड रीजन होगा वो ये वाला होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। सही है, तो इतने पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें इस ऑपरेशन की चलते। सबसे पहले आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे और वेन डायग्राम फिर उसके बाद आप दिखा देंगे। ये वेन डायग्राम होता है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। ए यूनियन बी का आपको याद होगा कि हमने इस पार्ट को भी शेड किया था, इस पार्ट को भी शेड किया था और बीच वाले पार्ट को भी शेड किया था। हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट लेते हैं ऑपरेशंस में, तीसरा। ये गिर ना जाए मेरे ऊपर। हाँ, नहीं गिरा, बच गया। चलो तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरे में हमें पढ़ना है डिसजॉइंट सेट्स, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं विसंग समुच्चय। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स का क्या मीनिंग है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्या कहा मैंने, यदि हमारे पास दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, और इन दोनों में एक भी अवयव कॉमन नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है, दोनों में विद्यमान नहीं हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि उस टाइप के सेट्स क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। लेकिन ध्यान रहे ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, दो सेट्स के लिए बोल रहा हूं। तो डेफिनेशन वाइज हम इस तरीके से बोल सकते हैं, टू सेट्स
A and B are disjoint if A इंटरसेक्शन B। अब सोच के बताएं जरा, मैंने कहा कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन लेने पे क्या मिल जाएगा? कद्दू। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब फाई। सही है, उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, वॉइड सेट आ जाएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो यही कंडीशन होनी चाहिए किसकी, और डेफिनेशन होनी चाहिए किसकी? डिसजॉइंट सेट्स की। मतलब अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हैं तो उसके लिए आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि उनका इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हिंदी में भी हम यही बोलेंगे, दो समुच्चय A तथा B विसंगित कहलाते हैं, एक दूसरे के विसंग कहलाते हैं यदि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आ जाए? एक रिक्त समुच्चय आ जाए, यानी कि उन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। तो अगर मुझे इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो आओ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि सेट ए में मैंने ले लिया 1 2 6 8 और सेट बी में लिख दिया 3 9 4 5। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 6 8 और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 9 4 5। इस तरीके से है ना, 3 9 4 5। तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए तथा बी में कोई भी अवयव समान या सर्वनिष्ठ नहीं है। तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगा ए इंटरसेक्शन बी तो वो मुझे एक नल सेट मिल जाएगा। तो इस टाइप के सेट्स क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। ध्यान से देख लेना, क्या ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। देखो यहाँ पे 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है और 8 नहीं दिखाई दे रहा है ना। ऐसे मत बोलना कि 6 दिखाई दे रहा है इसको उल्टा कर दो, ठीक है, वो वाले लेवल के मैथमेटिक्स अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सही है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? 5 आ गया। इस वजह से ये किसके एग्जाम्पल हो गए? डिसजॉइंट सेट्स के एग्जाम्पल हो गए। तो अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हैं तो उनका वेन डायग्राम सर्कल के फॉर्म में जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाना चाहिए। देखना और अपनी सहमति जताना कि क्या वो इस तरीके से बनने चाहिए, सेट ए और सेट बी। ऐसा क्यों? इनको दूर दूर जुदा क्यों रखा गया है? इनमें ओवरलैपिंग क्यों नहीं करवाई गई है? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अगर ओवरलैपिंग हो गई तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, और कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो इंटरसेक्शन 5 नहीं आ पाएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए डिसजॉइंट सेट्स में, तो उनमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो दोनों सर्कल्स कैसे होने चाहिए? सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर होने चाहिए, जुदा होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 6 8 और सेट बी में है 3 9 4 5। सही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेन डायग्राम बन जाना चाहिए वो ये बन जाना चाहिए। तो इन दोनों को देखते हुए, मतलब इस वेन डायग्राम को सिंपली देखते हुए हम बोल सकते हैं कि सर्कल्स का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन 5 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट्स कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे। सही है। अब देखो, दो सेट की जब भी बात आती है तो बच्चे लपक लपक की ये वाला रिलेशन लिख लेते हैं और खुश हो जाते हैं, दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये कंडीशन हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जब तीन सेट होंगे, मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लिया, सेट ए में मैंने एलिमेंट्स रखे 1 2, सेट बी में मैंने एलिमेंट्स रख दिए 2 3 और सेट सी में एलिमेंट्स रख दिए 1 3। सही है। तीन समुच्चय आपके सामने लिखे गए हैं, तो आप इन्हें देखें, गौर फरमाएं और सोच करके, बुद्धि का प्रयोग करके बताएं कि क्या ये डिसजॉइंट हैं। ये तीनों, मैं किन्हीं दो की बात नहीं कर रहा हूं, इन तीनों की बात कर रहा हूं, क्या ये डिसजॉइंट हैं?
सोच के बताना। हाँ, तो जिन लोगों का आंसर है कि हाँ ये डिसजॉइंट होंगे, उन्होंने क्या सोचा होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देख लिया जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देख लिया जाए, क्योंकि 2 में हमने ए इंटरसेक्शन बी की बात की थी, तो 3 में हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देख लेना चाहिए। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या मीनिंग है कि वो एलिमेंट ढूंढना है जो कि तीनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का यही मीनिंग है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या मीनिंग निकलेगा कि वो वाला एलिमेंट ढूंढो जो कि तीनों में कॉमन हो, वो अवयव ढूंढो जो कि तीनों में विद्यमान हो, समुच्चय ए बी और सी में। तो क्या आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो कि तीनों में हो? नहीं। अगर 2 की बात की जाए तो वो ए और बी में है लेकिन सी में नहीं है। अगर 3 की बात की जाए तो वो बी और सी में है लेकिन ए में नहीं है। अगर 1 की बात की जाए तो वो ए और सी में है लेकिन बी में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो कि इन तीनों के लिए कॉमन हो। तो इन तीनों का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो वो तो पक्की बात है कि क्या आएगा? फाई आएगा। नल सेट आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, वॉइड सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। सही है ना? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करस्पॉन्डिंग टू दिस एग्जाम्पल विल यील्ड यू एन एम्प्टी सेट, हमें एक रिक्त समुच्चय दे देगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये सेट्स डिसजॉइंट नहीं हैं। इसके बावजूद भी दिए गए सेट्स डिसजॉइंट नहीं हैं। क्यों नहीं है? अब देखो, आपको निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये थ्योरी बताई है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई आना चाहिए, वो किसके लिए बताया है? 2 सेट्स के लिए बताया है। अगर हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, और उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, तो फिर हम बोलते हैं कि ए और बी कैसे हैं? डिसजॉइंट है। सही है? 2 समुच्चय ए और बी इस तरीके से हैं कि ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है, तब हम बोलेंगे कि ए और बी कैसे हैं? विसंग समुच्चय हैं। सही है? लेकिन जब बात आ जाती है 3 सेट्स की, तो वहां पर केवल ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है इस बात को बता पाने के लिए कि तीनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। केवल ये पर्याप्त प्रतिबंध नहीं होगा बच्चों ये बोल पाने के लिए कि वो तीनों के तीनों समुच्चय विसंग हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम पेयर वाइज बात करें तो ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो एक ऐसा सेट आएगा जिसमें कॉमन एलिमेंट 2 आ जाएगा। सभी को दिखाई दे रहा है ना? तो इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी की जब आप बात करेंगे तो आपको कौन सा एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है? 3। और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए की जब आप बात करेंगे तो ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों? 1। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी कुछ आ गया, बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ आ गया। इसका मतलब ए बी और सी आपस में डिसजॉइंट नहीं थे। ए बी और सी आपस में विसंग समुच्चय नहीं थे। तो जब मैं इन तीनों की बात करूंगा तो ये तीनों भी विसंग समुच्चय नहीं कहलाएंगे। इसी रीजन के चलते हमने बोला है कि ये तीनों सेट डिसजॉइंट नहीं है। तो अगर 3 सेट डिसजॉइंट होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो फाई होना चाहिए, साथ के साथ ए इंटरसेक्शन बी भी फाई होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी भी फाई होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन सी भी फाई होना चाहिए। टू कंक्लूड विथ आई कैन से कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी फाई होना चाहिए, सी इंटरसेक्शन ए फाई होना चाहिए, एंड इन सबके बीच में एंड ये। तो अगर ओवरऑल ये चारों रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं तब जाकर के मैं बोलूंगा कि ए बी और सी कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं। मतलब वो पेयर वाइज भी डिसजॉइंट होने चाहिए, युग्म के हिसाब से भी वो विसंग होने चाहिए, तभी वो तीनों क्या कहलाएंगे? विसंग कहलाएंगे, अन्यथा वो विसंग नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको 3 सेट दे रखे हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के इंटरसेक्शन फाई निकाल करके सीधा ये ना बोलें कि वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। देख लें कि क्या वो पेयर वाइज भी डिसजॉइंट बन रहे हैं।
सही है क्या? तो इस बात की क्लैरिटी मेरे को थोड़ी देनी थी, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अपने को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चाहे तो इसको नोट में लिख लेना। अच्छा, अगर इसका वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना हो तो सोचो जरा, इसका वेन डायग्राम अगर बनाना हो तो इसका वेन डायग्राम बनाते समय हम बोल रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B तो फाई आ रहा है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो फाई आ रहा है, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन AB BC और AC में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका वेन डायग्राम मैं बच्चों क्या करता हूं, इधर बनाता हूं। ध्यान से देखना, गड़बड़ सड़बड़ मत कर देना। तो क्योंकि 3 सेट है तो मैं 3 गोले बना लेता हूं इस तरीके से कि तीनों ही आ जाएं। हाँ, तो हमने मान लिया कि ये है सेट A, और इधर बना लेते हैं क्या, सेट B। अब इनको मैंने इंटरसेक्ट करवाया है, A और B को इंटरसेक्ट करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि A इंटरसेक्शन B में एक एलिमेंट आ ही रहा है, वो नल सेट तो नहीं आ रहा है। और B का C के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इस तरीके से आप कुछ मान सकते हैं कि A और B का जो इंटरसेक्शन है उसमें जो एलिमेंट आ रहा है वो है 2, B और C का जो इंटरसेक्शन है उसमें एलिमेंट आ रहा है 3। इसको थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा तुमको। और A और C में जो एलिमेंट आ रहा है, A और C में जो एलिमेंट आ रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, 1। लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि A B C तीनों के लिए कॉमन हो। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से ये सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैंने इस तरीके से नहीं बनाया, ठीक है ना। अगर ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर गए तो ये वाला रीजन जो कॉमन है वो तीनों में आ जाएगा, A B और C तीनों में कॉमन आ जाएगा। सही है, जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि तीनों का इंटरसेक्शन तो फाई है, तो हम ये वाला ना बना करके इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसका वेन डायग्राम जो है वो ये हो जाना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये समझें कि ये तीनों डिसजॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीज़न आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नोट करें यहाँ तक।